नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है सा यूपीएससी में। तो आज हम इकोनॉमिक्स का अपना दूसरा लेक्चर लेके आ चुके हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा पुराना लेक्चर पढ़ लिया है और उसे रिवाइज़ कर लिया है तो आप इसे स्टार्ट करें, और अगर आपने नहीं रिवाइज़ किया है अभी तो आप एक बार अपनी कॉपी किताब उठाएं और फटाफट उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रशअप हो जाएं। और अब आज से हमारे वीडियो लेक्चर्स आपको डेली मिलते रहेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि संडे संडे को हमारी छुट्टी रहेगी, संडे को कोई वीडियोस नहीं मिल पाएंगे आपको। इसके साथ ही जो मैथमेटिक्स के वीडियोस हमने बनाने के लिए कहा था वो आपको नेक्स्ट वीक से मिल पाएंगे। तो अगर आपने रिवाइज कर लिया है कॉन्सेप्ट्स तो अब शुरू करते हैं आगे की क्लास को। तो आज हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हमने अर्थव्यवस्था हेडिंग डाल रखी है। तो अर्थव्यवस्था ये होती है कि जब अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्रिया में होता है, इकोनॉमिक्स इन एक्शन, इकोनॉमिक्स जब चल फिर रहा होता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब एक ये सोचने वाली बात हो जाती है कि इकोनॉमिक्स एक्शन में कैसे आएगा। तो इसके लिए आपको एक समाज की कल्पना करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि एक समाज है, एक सोसाइटी है। तो वहाँ पर हर व्यक्ति को क्या चाहिए रहने के लिए, जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, कम से कम 3 चीज़ों की मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। तो अब इस बात को देखते हुए हम देख पाएंगे कि इकोनॉमिक्स एक्शन में कैसे आता है, अर्थशास्त्र क्रिया में कैसे आता है, कैसे लोग अर्थशास्त्र का इस्तेमाल कर पाते हैं क्रिया में। तो इसको हम अब देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक मान लीजिए समाज है, समाज। अब इस समाज में कुछ लोग हैं। अब इन लोगों को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। तो सीधी सी बात है कि जब हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए तो किसी ना किसी को रोटी, कपड़ा और मकान बनाना पड़ेगा, इसका उत्पादन करना पड़ेगा। उत्पादन करने के लिए उसमें कुछ पूंजी लगानी पड़ेगी, कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि इन सारे लोगों में कौन सा व्यक्ति उस रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, उत्पादन के लिए कौन सा व्यक्ति उत्पादन करेगा। यानी कि हमारे पास पहला सवाल आता है कि समाज में कौन उत्पादन करेगा। एक और सवाल हमारे सामने आ जाता है दूसरा, कि जो भी उत्पादन करेगा वो क्यों उत्पादन करेगा। तो हम देख रहे हैं हमारे पास दो चीज़ें हैं अब, कि कौन उत्पादन करेगा और क्यों उत्पादन करेगा। अब इन दोनों सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब इन दोनों सवालों का जवाब हम देते हैं तो इन दोनों का सवाल देते हुए हमारे पास 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आ जाती हैं। इन दोनों सवालों के कई सारे उत्तर हो सकते हैं ना, तो उसी के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हो पाएंगी। तो अब इनके उत्तर को हम नीचे जैसे ही आएंगे और समझेंगे वैसे वैसे हमको एक एक अर्थव्यवस्था समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहली हमारे पास है बाजार अर्थव्यवस्था। तो बाजार अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम इन्हीं सवालों पर जाएंगे कि इस अर्थव्यवस्था में कौन उत्पादन करेगा किसी चीज़ का और क्यों उत्पादन करेगा। बाजार अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। एडम स्मिथ एडम स्मिथ जी ने सबसे पहले बाजार अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था। तो उन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स बताए थे, जो मेन पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आप ये समझ पाएंगे कि आज जो बाजार अर्थव्यवस्था है वो
क्या होती है और कैसे होती है। तो उन्होंने पहली बात ये बताई थी कि किसी भी समाज में जब एक अर्थव्यवस्था बनती है तो वहाँ पर जो भी काम कोई भी व्यक्ति करता है, जो भी प्रोडक्शन, जो भी उत्पादन कोई भी व्यक्ति करता है, उस उत्पादन के पीछे हमारा सवाल ये है कि क्यों करता है। तो पहले हम क्यों का उत्तर देंगे, कौन बाद में हम देखेंगे। तो उन्होंने ये बताया था कि उसके पीछे अपना कुछ निहित स्वार्थ होता है। कोई भी काम आपके लिए, कोई भी उत्पादन ये सोच करके नहीं करता है। जैसे किसी ने कपड़ा बनाया तो कपड़ा ये सोचकर नहीं बनाता है कि हमारे समाज के लोग हैं, ये कपड़ा पहनेंगे, इसलिए चलिए हम कपड़ा बना देते हैं। ऐसा कोई नहीं सोचता है, बल्कि उत्पादन वो ये सोच के करता है कि हमें इसके बदले पैसा मिलेगा, इसके बदले हम कुछ अर्निंग करेंगे। तो हमारे इस तरीके से हमें पहले सवाल का जवाब मिल गया, क्यों क्यों वो करेगा, अपने स्वार्थ के लिए। और कौन करेगा, जिसका स्वार्थ होगा। तो इस तरीके से हमें दोनों ही सवालों के अपने जवाब यहाँ पर मिल जाते हैं कि उत्पादन व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है। ये जो उत्पादन व्यक्ति करता है उसके पीछे एक मार्केट फोर्सेस काम करते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ इस मार्केट फोर्स को एनिमल स्पिरिट भी कहा जाता है। मतलब मनुष्य के अंदर एक जानवर की आत्मा जैसे है या जानवरी भावना है, उसको दर्शाया गया है इससे कि वो अपने स्वार्थ के लिए किस तरीके का काम कर रहा है। तो मैं दो बातें इसमें बताना चाहूँगा कि प्रोडक्शन कौन करता है और क्यों करता है। उसके पीछे एक इनविजिबल हैंड होते हैं जो फोर्स लगाते हैं, एक अदृश्य हाथों से फोर्स लगता है। अदृश्य हाथ होते हैं जो बल लगाते हैं। क्यों बल लगा रहे हैं, उत्पादन के लिए। किसका उत्पादन करना है, रोटी कपड़ा और मकान का उत्पादन करना। रोटी कपड़ा और मकान। तो इन चीज़ों का उत्पादन हमें करना है। और इन चीज़ों का उत्पादन क्यों हम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उसके पीछे एक अदृश्य हाथ है जो हमारे ऊपर बल लगाते हैं। तो इन अदृश्य हाथों वाले बल को हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्स या बाजार के बल, ऐसा आप समझ लीजिए। तो ये मार्केट फोर्सेस जो बल लगाते हैं वो कौन से फोर्सेस हैं, इन्हें हम अब समझेंगे। तो ये मार्केट फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस। मतलब डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस क्या हैं कि जैसे अगर किसी चीज़ की मांग ज़्यादा है, सपोज आपके पास कपड़ा बनाने की मांग ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग कपड़ा बनाएंगे। कपड़ा बनाने की मांग ही नहीं है तो आप कपड़ा नहीं बनाएंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ रोटी कपड़ा और मकान तीनों चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि कॉपी की भी आवश्यकता है। लेकिन जब यहीं का समाज अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, उसको कॉपी की ज़रूरत होगी, तो यही मार्केट, यही अर्थव्यवस्था कॉपी का भी उत्पादन करेगी। क्यों उत्पादन करेगी, अपने स्वार्थ के लिए उत्पादन करेगी।
और उसके पीछे कौन सा बल लग रहा है? मार्केट फोर्सेज बल लग रहे हैं, डिमांड का बल लग रहा है। डिमांड का बल अर्थात डिमांड है कॉपी चाहिए। इसी प्रकार मान लीजिए कि मनोरंजन के लिए एक मूवी देखनी है किसी व्यक्ति को, एक वेब सीरीज देखनी है, तो वो वेब सीरीज का भी उत्पादन होगा, मूवी का उत्पादन होगा। क्यों उत्पादन होगा? क्योंकि डिमांड है। आज के ज़माने में जैसे शराब बेची जा रही है, तो शराब क्यों बेची जा रही है? शराब ये नहीं कि दूसरों का नुकसान हो, ये सोचकर कोई शराब नहीं बेचता है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए, अपना फ़ायदा देखते हुए शराब बेची जा रही है। और उसके पीछे कौन से बल लग रहे हैं? मार्केट फोर्सेस, डिमांड के। शराबी हैं, उनको शराब चाहिए, इसलिए शराब बन रही है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझने की बहुत ज़रूरत है। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को और आगे तक समझते हैं कि हमने एक चीज़ समझ लिया कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है तो अपने स्वार्थ के लिए करेगा। कौन करेगा? जिसका स्वार्थ होगा, जिसको पैसा कमाना होगा, वो उत्पादन करेगा। और इसके पीछे एक फोर्स लगता है, वो फोर्स है मांग का। डिमांड मतलब होता है मांग, मांग का फोर्स है। लोग चाह रहे हैं कि कोई चीज़ हमारे यहाँ हो, जिस चीज़ की मांग है उसी का उत्पादन हो रहा है। अब दूसरी बात ये आ गई कि जब हमने उत्पादन करना शुरू कर दिया तो उसमें एक नई चीज़ आएगी। जैसे कि हमने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर शर्ट बनाई, सपोज कपड़ा, जैसे रोटी कपड़ा और मकान की ही अभी बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी हमने शर्ट बनाई। हमने शर्ट ऐसी बनाई कि उसमें मैंने डिज़ाइनिंग भी कर दी। सपोज मान लीजिए बढ़िया शर्ट के ऊपर कुछ चमकीली ऐसी चीज़ लगा दी कि जो एक मतलब एक उसको अलग ही लुक दे रही है। तो ये शर्ट हर आदमी खरीदना चाहता है। अब हमने तो शर्ट मान लीजिए 5 ही बनाई थी, केवल 5 शर्ट बनाई थी, लेकिन खरीदने वाले 50 लोग हैं। ठीक, तो अब चूंकि शर्ट हमने 5 ही बनाई थी, खरीदने वाले 50 लोग हैं, तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेज होते हैं, यही इस हमारे सामान का मूल्य तय करते हैं। इन फोर्सेज, मार्केट फोर्सेज से ही इसका दाम तय होता है। मूल्य इसका किससे तय होगा? हमारे मार्केट फोर्सेस से। तो ये मूल्य तय होना माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। हमने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पहले ही बताया था। अब एक और बात ये हो गई कि जैसे अब 5 हमने बेच दी शर्ट, मान लीजिए मूल्य हमने तय किया कि 100 रुपये जो दे देंगे उसे हम ये शर्ट देंगे, और उसमें 5 लोग ऐसे ठहरे जिन्होंने 100 रुपये दे दिए, तो हमने 5 शर्ट बेच दी। इससे हमारे अंदर एक नई बात आएगी, हमारा एक ऐसा मनोविज्ञान तैयार होगा कि हम चाहेंगे कि और ज़्यादा शर्ट हम बनाएं, लेकिन हम तो शर्ट ज़्यादा बना नहीं पा रहे हैं, हम तो अकेले ही प्रयास कर रहे हैं, तो हम कम शर्ट बना पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई चीज़ आती है, जिसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए आता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी मजदूरी का विभाजन। मजदूरी का विभाजन होगा। उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए कि अगर सपोज आप एक काम रोज करते हैं, तो वो काम आप बहुत ही कुशलता के साथ करेंगे और बहुत ही जल्दी करेंगे। और एक जैसा ही काम अगर आप रोज करते हैं तो वो काम आप अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में भी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति स्वेटर बुनने का काम कर रहा है, तो अगर रोज वो एक ही तरीके के कपड़े को बुन रहा है तो उसे सारी चीज़ें रट जाएंगी और वो बहुत तेज़ी से स्वेटर बुन पाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए जो व्यक्ति टाइपिंग का काम करता है, वो अगर रोज़ टाइपिंग कर रहा है, एक ही प्रकार की भाषा में टाइपिंग कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बहुत ही तेज़ हो जाएगी, बहुत ही कुशलता से
और बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही जल्दी वो काम कर पाएगा। यानी कि मजदूरी का विभाजन करने से दो फायदे हैं। एक तो हमें कुशलता मिलती है, पहला फायदा कुशलता मिलेगी, और दूसरा फायदा ज़्यादा काम होगा और कम समय में होगा। अब जैसा कि हमने बताया कि हमने 5 शर्ट बेची थी, लेकिन 50 लोग खरीदने वाले हैं। अब हमने शर्ट 100 रुपए की बेची थी। अब लालच हमारे अंदर, या मान लीजिए कि किसी एक आदमी ए ने 5 शर्ट बेची, 100 रुपए की बेची, 100 रुपए की शर्टें बेची और उसने 500 रुपया कमाया। अब उसके अंदर एक लालच जगा, उसके अंदर लालच आ गया कि नहीं, अब हमको और पैसा कमाना है। तो उसने मजदूरी का विभाजन किया और ज़्यादा शर्टों को बनाया और फिर उनको 100 रुपए का बेचा। लेकिन इन 50 लोगों में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 100 रुपए की शर्ट नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये इकलौता दुकानदार, इकलौता दुकानदार है जो शर्ट बेचता है, तो ये मजबूरी में ये बाध्य हैं या तो उससे शर्ट खरीदें या तो वैसी शर्ट ना पहने। इनकी जो इच्छाएं होंगी, इनके जो सपने होंगे वैसी शर्ट पहनने के, वो पूरे नहीं हो पाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। तो अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए भी इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अब हम बताते हैं। वो कॉन्सेप्ट है प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा का कॉन्सेप्ट। प्रतिस्पर्धा आपने सुना ही होगा, कंपटीशन। कंपटीशन बहुत बड़ी चीज है। तो कंपटीशन कैसे होगा? कंपटीशन करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक और आदमी बी होना चाहिए जो शर्ट बनाए लेकिन कम दाम में बनाए। तो वो और मजदूरी का विभाजन करेगा, लोगों को थोड़े थोड़े काम में लगाएगा कि एक लोग सिर्फ कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं, एक लोग सिर्फ कपड़े को सिलने का काम कर रहे हैं, एक लोग सिर्फ कपड़े को काटने का काम कर रहे हैं, एक लोग सिर्फ उस पे पेंटिंग बनाने का काम कर रहे हैं, एक लोग उसको पैक करने का काम कर रहे हैं, एक लोग उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाके और बेच रहे हैं। तो जहाँ पर बेच रहे हैं उस जगह को हम बाजार कहते हैं। जिस जगह पर चीज़ों को बेचा जा रहा है उस जगह को हम बाजार कहते हैं। तो अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि प्रतिस्पर्धा ये क्या करती है? अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। ये प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है और प्रतिस्पर्धा होने के लिए होनी चाहिए बाजार। बाजार वह जगह है जहां पर ग्राहक और बेचने वाला विक्रेता दोनों इकट्ठे हो जाएं और मोल भाव करके वो सामान को बेच सकें और ये सामान को खरीद सकें। और साथ ही साथ वहाँ पर कई सारी दुकानें होनी चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के लिए मजदूरी का विभाजन होना चाहिए। मार्केट में कौन विक्रेता बन के जाएगा? जिसका अपना स्वार्थ है, वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी पूंजी लगाएगा और कोई भी वस्तु का उत्पादन करेगा और उस वस्तु का फिर पूरा बाजार उपयोग करेगी। इस प्रकार से हम अभी मार्केट इकोनॉमी को समझ चुके हैं लगभग। तो एडम स्मिथ ने यही कुछ पॉइंट्स बताए थे कि मार्केट में अदृश्य हाथ होते हैं जो बल लगाते हैं जिससे उत्पादन होता है। अदृश्य हाथ जो बल लगाते हैं उसे कहते हैं मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिर दूसरी बात, मजदूरी का यहाँ पर होता है विभाजन, जिससे कुशलता और ज़्यादा काम कम समय में हो पाता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर होती है प्रतिस्पर्धा, ये अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। और एडम स्मिथ ने चौथी जो बात कही थी, चौथी बात उन्होंने ये कही थी
कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार को कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। यानी कि अर्थात जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए या सरकार का हस्तक्षेप ना हो। यानी कि सरकार ना तो किसी प्रकार का टैक्स लगाए, ना तो किसी प्रकार का रेगुलेशन करे। जैसे सरकार ये रेगुलेशन कर सकती है कि आप इतने से ज़्यादा महंगा दाम में सामान नहीं बेचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दाम किस तरीके से डिसाइड होगा? जो ग्राहक है और व्यापारी है दोनों आपस में डिस्कस करेंगे। अगर बगल में प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यापारी चाहे तो कम दाम में सामान दे दे, चाहे तो महंगा ही दे, वो सब उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। इसके लिए एक और बात कही गई है, फ्रेंच वर्ड है, उसका मतलब ये होता है कि इसे खुला छोड़ देना चाहिए। इसी तरीके से यह बाजार अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। तो आप इस तरीके से बाजार अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं कि जहां पर सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होता है, सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, समाज के लोग हैं जिसमें निजी अपना उद्यम खोले हुए हैं और वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, और वो जिस दाम पे अपने सामान को बेचना चाहेंगे उस दाम पे आपको सामान को खरीदना है। इस प्रकार से हम बाजार अर्थव्यवस्था के अब प्रकार को देखेंगे, कितने प्रकार की होती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, इसके दो प्रकार होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अर्थात फ्री मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अंतर क्या है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल बात है। मार्केट इकोनॉमी को यूजुअली लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही कह देते हैं। मार्केट इकोनॉमी को प्रायः पूंजीवादी ही अर्थव्यवस्था कह दिया जाता है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था नहीं कहा जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस इकोनॉमी में दो प्रकार हो सकते हैं, और वो कैसे, एक उदाहरण से आप समझने का प्रयास करिए। कि मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था है जो पैसे के उत्पादन पर केंद्रित है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब कोई अर्थव्यवस्था पैसे के उत्पादन पर किस प्रकार से केंद्रित हो सकती है, इस बात को हम बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब कोई अर्थव्यवस्था पैसे के उत्पादन पर केंद्रित होगी तो वो क्या करेगी? वो अपने मजदूरी का अधिक से अधिक विभाजन करेगी, अपने सामान को बेचने के लिए अधिक से अधिक प्रचार करेगी। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। पहले इसलिए मैं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को ही कवर करूँगा। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी, बिल्कुल जो बाजार अर्थव्यवस्था आपने समझी है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी ही है। लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पैसे रुपए का आदान प्रदान होता है। एक व्यक्ति कुछ सामान उसने अपने हैसियत के हिसाब से उपजाया या बनाया या तैयार किया और उसे बाजार में ला करके बेच दिया। उसी जगह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला आदमी क्या करता है? वो पैसे के उत्पादन पर ध्यान देने लगता है। पैसे के उत्पादन पर जो व्यक्ति ध्यान देगा वो क्या करेगा? वो प्रचार प्रसार करने लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सामान को खरीद सकें। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आप आज के ज़माने में जैसे बहुत सारी क्रीम, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ों को खरीदते हैं। इन लोग का मार्केट बहुत अच्छा हो जाता है, जबकि उसी जगह किसान अपने सामान को बेचता है, उसका मार्केट उतना अच्छा नहीं चलता है, वो उतना इनकम नहीं कर पाता, वो उतना पैसे का उत्पादन नहीं कर पाता। तो क्यों आखिर नहीं कर पाता? इसके पीछे कारण यही है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट है, वो जो विक्रेता है, वो जो व्यापारी है, जो पूंजीवादी है, जो कैपिटलिस्ट है, उसका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि कैसे हम पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकें। वो पैसे का उपयोग करता है नए नए असेट्स को खरीदने में, नए नए चीज़ों पर अपना अधिकार जमाने में। जैसे कि उसने देखा सोसाइटी में
कि फला चीज़ में तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, चीनी मिल अगर हम खोल लें गन्ने की तो उसमें हमको बहुत फ़ायदा होगा, तो वो अपना पैसा लगाकर चीनी मिल में और चीनी मिल खरीद लेगा। उसके पास पहले से कुछ पैसा होगा और चीनी मिल खरीद के वो एक बहुत बड़ा मोटा आसामी बन जाएगा और वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, प्रगति करता जाएगा। लेकिन उसी जगह जो किसान है वो हर साल खेती ही कर रहा है, वो उसी में स्किल्ड है, उसी में ट्रेंड है, उसको और कोई चीज़ करनी आती नहीं है और वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, बल्कि वो बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के पीछे लगता है और इसलिए वो अपने काम भर का चीज़ उत्पादन करता है और ज़्यादा पैसा वो कमा नहीं पाता। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में इसलिए मैं यही कहूँगा कि यह तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा कि यह धन के अधिक से अधिक उत्पादन और उद्यमों पर एकाधिकार पाने पर केंद्रित होती है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति अधिक से अधिक धन उत्पादन करने की कोशिश करता है। सबसे अच्छा उदाहरण मैं यही इसका दे सकता हूँ कि इसमें लोग प्रचार प्रसार करते हैं अपनी चीज़ों का। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में ये सिर्फ मुद्रा के विनिमय पर केंद्रित होती है, यानी कि इसमें व्यक्ति अधिक से अधिक धन उत्पादन करने की कोशिश नहीं करता है। धन उत्पादन करने की जो व्यक्ति कोशिश करेगा वो व्यक्ति ये करेगा कि जैसे एक लकड़हारा लकड़ी लेकर आया बेचने के लिए, तो उसने 100 रुपए की लकड़ी बेची और इसके बाद 100 रुपए का खाना नहीं खाया। उसने ये काम किया कि उसने 10 रुपए का खाना खा लिया और 90 रुपए बचा के रख लिए। फिर 90 रुपए उसने किसी और चीज़ में लगा दिए जिससे कि एक और बिजनेस स्टार्ट हो जाए। फिर धीरे धीरे एक और बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते बहुत सारे बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिए और धीरे धीरे वो और ज़्यादा अमीर होने लगा और उसका पूरा ध्यान इस बात पे केंद्रित होगा कि और पैसा कैसे कमाया जा सकता है, इस चीज़ पर फोकस करने लगा। अब इस बात को अगर आप समझ पाएंगे तो आप ये जान पाएंगे कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का फिर क्या कॉन्सेप्ट है। कहीं भी अगर मान लीजिए मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होगी तो वहाँ पर जैसे ही कोई आदमी थोड़ा पैसा कमा पाएगा वो चाहेगा ही कि और पैसा कमाया जाए, तो वो कोशिश करेगा ही कि हम और पैसा कमाएं और पैसा कमाने की जैसे जैसे वो कोशिश करता जाएगा धीरे धीरे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। चूँकि इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, हमने यही अभी मार्केट इकोनॉमी में डिस्कस किया है कि इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तो सरकार का कोई इस पर नियंत्रण नहीं होगा और फ्री मार्केट इकोनॉमी धीरे धीरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें एक व्यक्ति अंबानी जैसा बनता जाएगा और हर एक उद्यम पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करेगा। जैसे ही कोई चीज़ बेची जाने वाली होगी बस वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर, अगर फायदे की कंपनी है तो उसे खरीद लेने की कोशिश करेगा ताकि इसका पूरा फायदा हमें हो पाए और इस प्रकार से यह एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में फायदा ही फायदा है, हर व्यक्ति ऐसा ही करने की कोशिश कर सकता है और हम लोग अधिक से अधिक अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। तो फिर आखिर इसमें दोष क्या है, खामियां क्या हैं, बुराइयां क्या हैं, इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी में बात ये होती है कि धीरे धीरे एक ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं और बाकी दूसरे ग्रुप के लोग गरीब होते चले जाते हैं। इसको हम एक कहानी से समझेंगे, अमेरिका के उदाहरण से। अमेरिका में एक कार की कंपनी शुरू में खोली गई थी, तो उस कार की कंपनी में और अधिक उत्पादन हो जाए इसके लिए डिवीजन ऑफ लेबर का नया कॉन्सेप्ट पहली बार वहीं पर ये इन्वेंट किया गया। पहला कॉन्सेप्ट डिवीजन ऑफ लेबर का वहीं पर आया। तो ऐसा किया गया कि एक आदमी सिर्फ पहिया बनाएगा, एक आदमी सिर्फ कार की बॉडी बनाएगा और एक आदमी सिर्फ नट बोल्ट लगा के कसेगा और धीरे धीरे कार बनती चली जाएगी। तो जहाँ पहले
एक दिन में एक कार बन पाती थी, 10 लोग लगे हुए थे या 15 लोग लगे हुए थे, एक दिन में एक कार बन पाती थी। उसी जगह जब काम को बांट दिया गया, सब लोग एक एक काम करने लगे, तो ये पाया गया कि जहाँ एक दिन में एक कार बन पाती थी, वहीं एक दिन में उतने ही लोगों के द्वारा 10 कार बनने लगी, यानी कि प्रोडक्शन बिल्कुल 10 गुना बढ़ गया। तो अब चूंकि इतनी ज़्यादा कारें हो गई, तो उसे खरीदने वाला भी कोई होना चाहिए। तो इसलिए जो कंपनी कार बना रही थी, उसने ये किया कि कह दिया आप लोग जो है लोन पे हमसे कार खरीद लीजिए। अब देखिए, यही यहाँ पर बात हो गई, लोन पर कार खरीदने के लिए क्यों कहा? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था धन के उत्पादन पर केंद्रित होती है। तो जब धन के उत्पादन पर केंद्रित है तो वो सोचेगा कि ठीक है, हम कार बेच देंगे इनके ऊपर, और हम ब्याज भी इनका हमको मिलेगा, ब्याज भी अपना चढ़ाएंगे। तो इसलिए उसने जो है सबको उधार कार बेच दी, और लोगों ने बैंक से ब्याज पर कर्जा उठा लिया, लोगों को बैंक से ब्याज पर कर्जा उठवा दिया उसने, और बहुत सारे बैंकों ने अपना लोन भी दे दिया फटाफट। किसी के घर के ऊपर लोन दे दिया, किसी के खेत के ऊपर लोन दे दिया, किसी के गहनों के ऊपर लोन दे दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि सन 1930 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। वहाँ के ज़्यादातर लोग सब कर्जदार हो गए। केवल जो उस कार की कंपनी में लोग काम करते थे वो लोग अमीर रह गए, और कुछ ऐसे ही और तबकों के लोग अमीर रह गए, बाकी सब पता चला कि गरीब हो गए। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार से कि बाजार अर्थव्यवस्था की कमी यही है। क्यों गरीब हो गए वे लोग? क्योंकि सभी लोगों ने लोन पर कार खरीद ली। अब कार सबके पास हो गई और सबका घर गिरवी हो गया, खेत गिरवी हो गया। अब बताइए, आपके पास कार खड़ी है लेकिन आप घाटे में हैं, कर्जे में हैं, आप कार चला भी नहीं पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ आपके कार लेने का? और जिस कंपनी ने कार बेची, उन लोगों के पास पैसा ही पैसा हो गया, वो अमीर हो गए। सारे के सारे बैंक बंद हो गए। बैंक, क्योंकि बैंक कैसे बंद होता है? बहुत सारे लोगों ने पैसा ले लिया, फिर कह दिया कि हमारे पास चुकाने के लिए पैसा ही नहीं है, लोग दिवालिया हो गए। तो इस प्रकार से हम इस बात को समझ सकते हैं कि इसमें पहली कमी जो ये है, तो इसमें पहली कमी यही है कि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब गरीब हो जाते हैं। बाकी सबके पास ये बात हो जाएगी कि जितनी वो कमाई करेंगे वो सारी की सारी उनको सिर्फ कर्जा उतारने में चली जाएगी, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, और उनका घर गिरवी रहेगा, उनके पास एक कार रहेगी बस। तो कार होने के बावजूद व्यक्ति गरीब हो जाता है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए संसाधन नहीं रहता है। तो पहली कमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये है। दूसरी बात इसमें ये होती है कि जो गरीब वर्ग है उसकी जो ज़रूरतें हैं उसको देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बताया कि एक मार्केट फोर्स काम करता है। मार्केट फोर्स काम करता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो डिमांड हमने कहा कि हमारे यहाँ बच्चे बीमार हैं, उनका इलाज होना चाहिए, लेकिन जब मार्केट देख रही है कि अरे इनके पास तो पैसा ही नहीं है पे करने के लिए, तो कहेगी कि फिर हम उस आदमी की बात सुनेंगे जिसके पास पैसा हो। तो उसी जगह हमारे ही पास में एक और व्यक्ति खड़ा है। सपोज मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा इस चीज़ को कि अब आप देखिए, यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। एक है दुबला पतला आदमी और एक मोटा तगड़ा आदमी है, और एक डॉक्टर है हमारे पास मार्केट में। अब ये दुबला पतला आदमी पैसा नहीं दे सकता है, इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसकी डिमांड है कि इसके कुछ बच्चे हैं जिनका इलाज कर दिया जाए, नहीं तो बच्चे मर जाएंगे। उसी जगह ये मोटा आदमी कह रहा है कि आप जितना पैसा हम मांगेंगे उतना हम दे देंगे, लेकिन हमारा मोटापा जो है इलाज कर दीजिए, कोई ऐसी हमारे साथ सर्जरी कर दीजिए हमारा मोटापा चला जाए। तो डॉक्टर क्या कहेगा? चूंकि डॉक्टर मार्केट में है, उसे पैसा चाहिए, वो कहेगा कि ये पैसे वाले का हम इलाज कर देना, इस आदमी के पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसका हम इलाज क्यों करें। इस प्रकार से जो गरीब लोग हैं जिनके पास अधिक
परचेजिंग पावर नहीं है, जिनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करा पाते हैं। उसी जगह ये जिसके पास परचेजिंग पावर है लेकिन उसकी कोई बहुत खास ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसको फट से एडमिट कर लिया जाएगा और इसे एडमिट नहीं किया जाएगा, जबकि ये तो हिस्ट पुस्ट है, ये तो एक्सरसाइज करे तो इसका फैट वैसे ही ख़त्म हो जाए, लेकिन ये डॉक्टर की मदद लेगा और डॉक्टर का टाइम भी ख़राब करेगा और एक हित का काम नहीं हो पाएगा इस व्यक्ति का। इसी प्रकार से एक और तीसरी दिक्कत की बात आती है जब यहाँ पर कॉस्ट डिसाइड होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मूल्य जो निर्धारित होते हैं वो सबके सब मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होते हैं। तो जब आप इस बात को जान गए कि मूल्य सबके सब मार्केट फोर्सेस से निर्धारित होंगे, तो आपको इसमें बहुत ही खास और रोचक बात मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा स्क्रीन को हम ऊपर खिसका दें कि मार्केट फोर्सेस से जो दाम निर्धारित होते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं होते, क्योंकि अब एक डॉक्टर है जो कि अपनी क्लिनिक पर बैठा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर रहा है, बस बैठा हुआ है, लेकिन उसको आप अपना दांत दिखाने जाएंगे और 500 रुपया दे देंगे। उसी जगह एक आदमी ने साल भर मेहनत करके खेती में, किसानी में कुछ फसल उगाई है, वो फसल आपको बेचने के लिए लाएगा तो आप 5 रुपए किलो खरीदेंगे। उसके पूरे साल भर की मेहनत को आपने उस डॉक्टर के 15 मिनट आधे घंटे के समय से भी कम तौल दिया। तो इस तरीके से इनइक्वलिटी क्रिएट होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में बहुत सारी कमियां हैं और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि अमेरिका में इसके कारण आर्थिक मंदी आई थी। तो इस सब कमियों को दूर करने के लिए एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जो नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ उसका नाम है नॉन मार्केट इकोनॉमी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है। कार्ल मार्क्स एक रूस के क्रांतिकारी आदमी थे। इन्होंने वहाँ पर राजा को हटाया था और एक सोशलिस्ट विचारधारा को लेकर आए थे। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने माना था कि जो मजदूर तबका है, मजदूर तबके को कहते हैं प्रोलेटरिएट, जो मजदूर वर्ग है, और जो मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं उनको इन्होंने कहा था बुर्जुआजी। तो जो बुर्जुआजी वर्ग के लोग हैं, जो थोड़े से अमीर लोग हैं, इन्होंने कहा कि जब हम लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रखते हैं, तो बुर्जुआजी वर्ग के जो लोग हैं वो अमीर होते चले जाते हैं और प्रोलेटरिएट जो होते हैं वो गरीब होते चले जाते हैं। जब अमेरिका में आर्थिक स्थितियां खराब हुई तो वहाँ पर भी इस चीज़ को ही, इनकी ही आइडियोलॉजियों को कुछ लिया गया था। तो इनकी आइडियोलॉजी ऐसा क्या थी वो मैं आपको अब इसके मेन पॉइंट्स में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मेन पॉइंट्स हैं, इसको आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि ये एक तो आपको जो है सोसाइटी को भी समझने में हेल्प करते हैं, जिससे जो आपके पॉलिटी में क्वेश्चंस आते हैं उनके भी आप आंसर्स कंपैरेटिवली बेटर दे पाते हैं। तो इसके मेन आइडियाज जो हैं उसमें पहला आइडिया ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए कि इतनी ज़मीन है, ज़मीन एक बेसिक रिसोर्स है, इसके साथ साथ कुछ इतना लोहा है, इतना लोहा है, लोहे को हमने Fe लिख दिया है, इसके साथ साथ इतना कोयला है, कार्बन, इतना खाना है, फूड। तो फूड तो रिसोर्स नहीं है हालांकि, लेकिन लोहा, कोयला, ज़मीन, ये सब रिसोर्स हैं। तो इन्होंने ये कहा कि ये रिसोर्स हम किसी आदमी को नहीं देंगे, क्योंकि अगर किसी आदमी को देंगे तो वो और अधिक पर अपना अधिकार बनाता चला जाएगा और इसके बाद वो अमीर और अमीर होता चला जाएगा। तो इसलिए ये सारे रिसोर्सेज पूरे के पूरे सरकार द्वारा ही जो है
सरकार के अधीन होने चाहिए, सरकार के द्वारा लिए जाने चाहिए अपने हाथ में। तो जब सारे के सारे रिसोर्सेज को सरकार ले लेगी तो सरकार चूंकि जनता की है तो वो रिसोर्सेज सबके हो गए, फिर वो किसी इंडिविजुअल के रिसोर्स नहीं रह गए। तो इससे क्या होता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, कोई भी परेशानी की बात नहीं रहती है। अब ये रिसोर्स सभी लोगों के पास हैं, सरकार ने बता दिया 10 लोगों को कि यहाँ पर जाकर खेती करो तो खेती करेंगे। उनका काम ये है कि वो यहाँ पर खेती करेंगे और खेती में जो अनाज उगेगा उसको काट के लाके सरकार को दे देंगे, फिर सरकार उसको सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट वितरित करा देगी एक सामान, जिसको जितना खाना चाहिए 5 किलो 10 किलो राशन सबको दे दिया जाएगा। तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। रूस में इस प्रकार की व्यवस्था लाई गई और रूस में यह व्यवस्था काफ़ी दिनों तक चली भी कि सारे के सारे रिसोर्स, सारे के सारे संसाधन सरकार अपने हाथ में ले ले और इसके बाद उसमें सभी लेबर क्लास के लोगों को, जो भी कर्मचारी हैं काम करने वाले, उनका अर्थव्यवस्था में बस इतना रोल रहेगा कि वो जा कर के अपने अपने काम परफॉर्म करेंगे। जैसे रेल है, रेल में ड्राइवर का काम ये है कि वो ट्रेन चलाएगा, पैसेंजर का काम है वो बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार की नॉन मार्केट इकोनॉमी में, इस अर्थव्यवस्था में सभी जनता के लोगों के 2 रोल होते हैं। पहला तो उनकी जो योग्यता है, जो काम वो कर सकते हैं वो काम वो करेंगे। फिर दूसरा, जो उनको ज़रूरत है समाज से वो समाज उनके लिए करेगा। यानी कि डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर को फीस नहीं देनी है यहाँ पर आपको, क्योंकि डॉक्टर को पढ़ा लिखा कर सरकार ने बैठाया है। डॉक्टर बैठा हुआ है, आप जाइए डॉक्टर के पास, या फिर आप किसी नाई के पास जाइए, वो आपसे पैसा नहीं मांगेगा, वो अपना काम, उसका बाल काटना है वो बाल काट देगा। डॉक्टर का काम है आपका इलाज करना, वो आपका इलाज कर देगा। और ऐसे ही किसी किसान का काम है खेत में फसल उगाना, वो फसल उगाएगा। मजदूर का काम है घर बनाना, वो घर बनाएगा। फिर सरकार सबको घर अलॉट कर देगी कि आप इस घर में रहिए, आप इस घर में रहिए। सभी लोगों को खाना दे देगी कि आप इतना खाना खाइए, आप ये लीजिए खाना, 5 किलो राशन ले लीजिए, 10 किलो राशन ले लीजिए। सबका इलाज डॉक्टर कर देगा। हर एक चीज़ इस तरीके से चलती रहेगी। तो ये इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट अर्थव्यवस्था। अब आप नॉन मार्केट इकोनॉमी को समझ गए होंगे। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार में पहला प्रकार है सोशलिस्ट और दूसरा प्रकार है कम्युनिस्ट। अब सोशलिस्ट प्रकार को कहते हैं समाजवादी विचारधारा, समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये होता है कि सारे के सारे संसाधन सरकार के होते हैं। और कम्युनिस्ट विचारधारा में, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि सारे संसाधनों के साथ साथ जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन भी सरकार का होता है। यानी मनुष्य भी सरकार के ही अधीन होते हैं। यानी कि ह्यूमन या मनुष्य भी सरकार के अधीन है। अब यहाँ मनुष्य भी सरकार के अधीन है का आप मतलब ठीक से समझ नहीं पा रहे होंगे। जैसा कि हमने बताया कि रसिया में ये खासकर रूस की आइडियोलॉजी है। रूस में इस तरीके से है कि सारे संसाधन सरकार के अधीन है। अब आप
मैंने इसमें पहले ही कहा था कि आप जिस लायक हैं वो काम आप इकोनॉमी में परफॉर्म करेंगे। यानी कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप गणित बहुत अच्छी हल कर ले रहे हैं, तो आप कहीं कैलकुलेशन करेंगे, आप बैंकिंग में चले जाएंगे। आप बहुत अच्छी बायोलॉजी आपको आती है, आपको डॉक्टर बना दिया जाएगा। बहुत अच्छी आपको साइंस आती है, आपको फिजिसिस्ट बना दिया जाएगा, आपको टीचर बना दिया जाएगा, आपको कहीं इंजीनियर बना दिया जाएगा आपकी योग्यता के अनुसार। यानी कि हमने कहा कि सारे संसाधन सरकार के हैं, लेकिन आप फ्री हैं। आपकी जो योग्यता है, आपकी जो पसंद है, उस हिसाब से आप काम करेंगे और आपको जो चीज़ें ज़रूरतें हैं उस हिसाब से आपकी ज़रूरतें पूरी कर दी जाएंगी, उस हिसाब से सामान आपको दिए जाएंगे। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चाइना में है। चाइना में क्या होता है कि मनुष्य भी सरकार के अधीन है। यानी अब सरकार आपसे कहेगी कि आपको मिलिट्री में काम करना है, तो भले आप मिलिट्री में काम करने के लायक ना हो, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। सरकार आपसे कहेगी कि आप जाएं स्कूल में पढ़ाएं, तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप ये कह दें कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम हमें करना नहीं आता। आपको सारे काम सीखने हैं और सारे काम ही आपको करने हैं। तो ये तो वैसे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ जा रहा है चाइना वाले केस में, लेकिन फिर भी सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है, इसकी हमने दो प्रकार बताए, एक समाजवादी, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, एक सोशलिस्ट। तो इसमें जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है वो आप अपने दिमाग से सोचिए और बताइए कि आपको कैसी लगी है आइडियोलॉजी नॉन मार्केट की, नॉन मार्केट इकोनॉमी की। क्योंकि नॉन मार्केट में तो बहुत बढ़िया है, सारा संसाधन सरकार के पास है, कोई चिंता की बात ही नहीं है, लोग अपना काम कर रहे हैं, किसी से ना किसी का झगड़ा, कोई ना चोरी करने का डर, ना कोई चकारी करने का डर, आराम से बढ़िया काम चलेगा यहाँ पर। तो फिर दिक्कत कहाँ आती है, इस बात को मैं आपको बताना चाहूँगा। आप खुद भी सोचें इसको। और इस सिस्टम में बुराई ये होती है कि सारी चीज़ें होने के बावजूद वेलफेयर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सरकार सबको राशन पहुंचा रही है, सबको खाना दे रही है, सबको पानी दे रही है, इसके बावजूद सबकी दवाएं कर रही है, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, सारे बच्चे एक जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया। पर दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर आपको काम करने के बदले कोई पैसा नहीं मिल रहा है, वहाँ पर आप एक ड्यूटी की तरह उस काम को करेंगे। डॉक्टर भी हेल्थ चेक कर रहा है, एक ड्यूटी की तरह कर रहा है। कोई रिसर्च का काम फिर आदमी नहीं कर पाएगा। रिसर्च वाला बैठा है, वो कह जाएगा नहीं आ रहा है दिमाग में, क्योंकि उसको कुछ उसके बदले मिल नहीं रहा, कुछ पैसा नहीं मिल। जो कैपिटल होती है, पैसा होता है, वो मोटिवेट करता है आदमी को कोई काम करने के लिए। अब आप यहाँ पर इस चीज़ को, कमियों को ध्यान दीजिएगा कि पहली चीज यहाँ पर पैसा, कैपिटलिस्ट की कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यानी कि पैसा, नया पैसा उत्पादन करने का, पैसा बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पैसे के उत्पादन पर ये बिल्कुल केंद्रित नहीं है। इसलिए कल को अगर हमें कुछ नया करना है, उसके लिए पूंजी चाहिए, तो निवेश की राशि हमारे पास नहीं होगी, निवेश के लिए कोई पैसा नहीं होगा। दूसरा, इसमें काम करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। इसमें तो आप बिल्कुल जानवर की तरह हो जाएंगे। आप पैसा इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। जैसे जानवर, घास लगी हुई है, जितना खाया उतना खाया, फिर चल दिए। तो काम करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई। और जिस काम में मोटिवेशन नहीं होता है, वो धीरे धीरे सेल्फ डिके का कॉन्सेप्ट हो जाता है। सेल्फ डिके यानी कि ये खुद को ही खाने लगती है, खुद को ही चीज़ें ख़त्म करने लगती हैं। और आखिरी और सबसे बड़ी कमी क्या है
कि ये मॉडल हमने बनाया था कि प्रोलेटरिएट जो लोग हैं, जो गरीब वर्ग है, लेबर क्लास है, उनका शोषण ना हो सके, वो अपने मन की कर सके, आराम से चैन से ज़िंदगी जी सके। लेकिन हमने उनसे संपत्ति का अधिकार ही छीन लिया। वो कोई संपत्ति अर्जित ही नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति अगर कोई चीज़ चाहता है खुश रहने के लिए, सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए वो कि स्टेप बाय स्टेप हर सीढ़ी पर वो आगे बढ़ता जाए। तो यहाँ पर आगे बढ़ने का हमने कोई संसाधन ही उनसे छीन लिया। उनको हमने फिक्स कर दिया कि तुम कोई काम जो मन हो वो काम करो, उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। और काम अगर आप नहीं भी करेंगे, जैसे अब इसमें दो आदमी हैं, एक आदमी है बहुत मेहनत से काम कर रहा है और एक आदमी है एकदम, मान लीजिए कि पड़ा रहता है हमेशा, ये एकदम दुबला हुआ जा रहा है काम करते करते, ये हमेशा पड़ा रहता है। तो इसको भी उतना ही खाना मिलेगा, इसको भी वही सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो इस आदमी को मिलेंगी। तो ये आदमी किस लिए काम करना चाहेगा? जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा गाली दे रहा है, एक बच्चा अच्छे स्वभाव का आदमी है, गाली नहीं देता है। तो अगर आप गाली देने वाले की भी वही वैल्यू करेंगे जो नहीं गाली देने वाले की करेंगे, तो जो गाली नहीं दे रहा है वो सोचेगा क्या फ़ायदा हमारी गाली ना देने से, एक सदाचार को फॉलो करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, जिससे सेल्फ डिके आता है। और तीसरी चीज़, स्वतंत्रता ख़त्म होती है व्यक्ति की। एक तरीके से देखा जाए तो कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि यह मॉडल पूरी तरीके से ऐसा है जो गैर लोकतांत्रिक बनाता है इसे। एक तरीके से सरकार ही अपने आसपास के सारे लेबर लोगों का शोषण कर रही है इस मॉडल में। तो अब हम आएंगे, इन दोनों ही मॉडल में हमने देखा कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो इसके कारण एक तीसरी अर्थव्यवस्था आती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के मेन पॉइंट्स हम पढ़ेंगे और इससे हमको बहुत ही अच्छा, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा मैं ऊपर उठाना चाहूँगा, तो आपके सामने अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुख्य बातें ये हैं कि पहला तो गैर सरकारी क्षेत्र वो काम करता है जिसमें बाजार अपना बल लगाती है, अर्थात मार्केट फोर्स जिसमें काम कर रहा होता है। पर सरकारी क्षेत्र वाले भी वो काम कर सकते हैं। जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो देखिए भारत में वो क्षेत्र जहाँ पर मार्केट अपना फोर्स लगा रही है, यानी कि कार बनाना हुआ, टूथपेस्ट बनाना हुआ, या कोई भी चीज़ जो डेली रूटीन में आप यूज़ कर रहे हैं, फार्चून, रिफाइंड ऑयल, बर्गर, जोमेटो, ये सारी चीज़ें मार्केट यहाँ पर अपना फोर्स लगा रही है। लोगों के पास डिमांड है, भाई हमको मिठाई खरीदनी है, तो वो सारी दुकानें खुली हुई हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले काम कर रहे हैं, राशन बेचने का काम। लेकिन सरकार भी वो काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे कि हम एक मिठाई की दुकान खोलेंगे सरकारी, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं खोल सकती है, सरकार भी खोल सकती है। और सरकार वो काम करती है जिसमें प्राइवेट कंपनियों को लाभ ना हो। जैसे कि गरीब आदमी को खाना खिलाने में प्राइवेट को कोई लाभ नहीं है, वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। किसी गरीब आदमी का इलाज करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है प्राइवेट कंपनी। किसी गरीब व्यक्ति के साथ मान लीजिए चोरी हो गई उसके घर में, तो उसको पुलिस हमारी देखेगी, फ्री में उसका पूरा का पूरा मुआयना करेगी, कौन चोर है ये सब पकड़ के लाएगी। न्यायपालिका है जो सारी चीज़ों को देखेगी, न्यायपालिका बताएगी कि कैसे आपने चोर को नहीं पकड़ा, या चोर को सज़ा सुनाएगी, या जो जो भी बातें करेगी। किसी के साथ कोई अपराध हो जाता है, किसी के यहाँ किसी का मर्डर हो गया, तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए मार्केट में तो प्राइवेट कंपनियां तब ये काम करती जब उनको कुछ लाभ होता। यानी ये सारा काम किसी अमीर आदमी के साथ हो जाता। किसी अमीर आदमी के यहाँ किसी का मर्डर हो गया, अब वो फट से किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को जाके पैसा दे देगा, वो फट से प्राइवेट डिटेक्टिव उस आदमी को, आरोपी को ढूंढेगा और बताएगा कि इन्होंने ऐसा काम किया है, सबूत भी देगा। लेकिन गरीब आदमी ये सब नहीं कर सकता है।
तो गरीब आदमी के लिए वही काम हमारी पुलिस करेगी, न्यायपालिका करेगी, और प्राइवेट क्षेत्र वाले भी ये काम कर सकते हैं। इसी प्रकार राशन या मेडिकल का हमने बताया, सरकारी मेडिकल खुले हुए हैं जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोगों का इलाज होता है सस्ते दामों पर। तो सरकार वह कार्य करती है जो प्राइवेट कंपनियां लाभ ना होने के कारण नहीं करती, पर यह सभी कार्य सरकार मुफ्त में या सब्सिडी पर करती है। परंतु प्राइवेट क्षेत्र भी ये काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी ये काम कर नहीं सकती। बहुत सारे ऐसे ऑटोनॉमस बॉडीज खुले हुए हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं जो ये काम करते हैं। तीसरी बात, अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करती है सरकार। अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करने का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी अगर कोई सामान बेच रही है तो बहुत ज़्यादा महंगा ना बेचे, या अगर किसान ने अपनी फसल उगाई है तो उसकी फसल बहुत सस्ती ना कहीं बिक जाए, कि उसने साल भर में मान लीजिए 4 कुंटल गेहूँ उगाया या 20 कुंटल गेहूँ उगाया और उसका 1 रुपये कुंटल के रेट से बिक जाए तो उसका घाटा हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करती है। जहाँ पर वो देखती है कि हमें पैसा लगा देना चाहिए जिससे इस आदमी का फ़ायदा हो जाए तो पैसा लगा के फ़ायदा करा देगी किसी का, और जहाँ पर देखेगी कि इसके ऊपर थोड़ा और टैक्स लगा देना चाहिए वहाँ टैक्स लगा देगी। इन सारी चीज़ों से वो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ किसको कितना लोन देना है, इन सारी चीज़ों को भी सरकार ध्यान में रखती है। जो हम अमेरिका का उदाहरण देखते हैं जहाँ पर लोन ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया गया, अगर सरकार ने पहले ही देखा होता कि अरे ये आदमी तो लोन नहीं चुका पाएगा और उसे लोन ना देती तो वहाँ पर आर्थिक मंदी की स्थिति ना आती। इसलिए सरकार सारी चीज़ों को देखेगी और उसके हिसाब से एक धीमे गति से अपने सही रफ्तार से काम करेगी। इस प्रकार सरकार अर्थव्यवस्था का नियंत्रण भी करती है। अब वितरण की व्यवस्था 3 प्रकार की होती है, एक मार्केट वितरण, सरकारी वितरण और हाइब्रिड वितरण। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि मार्केट में जब आप जाते हैं, कोई सामान आप खरीदते हैं तो आपको मार्केट से सामान मिल जाता है, वहाँ पर मार्केट ही मूल्य उस चीज़ का तय करती है। तो मार्केट इकोनॉमी में मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी अगर है तो वहाँ आप मार्केट में जाएंगे और वहाँ पर आपको दाम मिलेगा किसी चीज़ का, और उस दाम पर एक मार्केट होगी जहाँ पर कुछ दाम मिलेगा, उस दाम को आप देंगे और सामान को ले लेंगे। उसी जगह जो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है सरकारी वितरण का, उसमें जगह जगह जैसे कि सरकारी दुकानें बनी रहती हैं, आपने देखा होगा, और वहाँ पर सब्सिडी के दामों पर वितरण होता है, या फिर जैसे गैस आपको दी जाती है सब्सिडाइज्ड प्राइस पर। सब्सिडी मतलब होता है छूट के साथ आपको गैस दी जाती है, तो गैस आपके घर घर आकर के डिस्ट्रीब्यूट, वो आपको मार्केट में जाकर नहीं खरीदना है। अब हाइब्रिड वितरण क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब सरकारी वितरण का अगर आप जैसे रसिया के मॉडल से आप कंपेयर करेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि वहाँ पर मार्केट नहीं है कोई, वहाँ पर किसी को कोई सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ला के दे जाएगी। तो कपड़ा भी सरकार अपने पसंद का दे जाएगी, आपको वही पहनना है, आप चूज़ नहीं कर सकते कुछ। इसी प्रकार हाइब्रिड वितरण में क्या होता है, जैसा कि भारत में है, कुछ जगह सरकारी वितरण भी होता है और कुछ जगह मार्केट भी है जहाँ से आप जाकर अपने मनपसंद की चीज़ भी खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी यहाँ पर कवर कर लिया। अब आगे हम देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में कुछ जनमत संग्रह को कंसेंसस कहा जाता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसको सभी देशों ने सही कहा और कहीं ना कहीं चलकर सभी देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानने लगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ आए। रूस में भी 1980 तक नॉन मार्केट इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन 1980 के बाद वहाँ पर ये पाया गया
कि धीरे धीरे वहाँ के लोगों को वो व्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं आई और धीरे धीरे वहाँ पर एक आर्थिक मंदी का दौर आ गया। वहाँ पर लोगों ने काम करने की रफ्तार अपनी घटा दी। जैसे कि प्रोडक्शन कल तक 10 कर रहे थे, अब उनको कोई उससे बेनिफिट तो है नहीं, तो वो 5 करने लगे, फिर धीरे धीरे 4 करने लगे, फिर 3 करने लगे, फिर 2 करने लगे। तो ऐसे ऐसे होते होते नॉन मार्केट इकोनॉमी में उनका प्रोडक्शन बहुत घट गया और इससे रूस में आर्थिक मंदी आई सन 1980 में। तो उन्होंने भी कुछ कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स को अपने यहाँ एम्प्लॉय किया, जिससे कि उनके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। अब हम मिश्रित अर्थात उन्होंने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं चुना। अब हम यही देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में कौन कौन से नए जो है जनमत संग्रह है, कंसेंससेस हैं। वाशिंगटन कंसेंसस हम देखेंगे। वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन कंसेंसस अमेरिका में आया था, वर्ल्ड बैंक ने इस चीज़ को दिया था। वाशिंगटन कंसेंसस को देने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन विलियमसन। इन्होंने 10 पॉइंट बताए थे वाशिंगटन कंसेंसस में। जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई तो उसको ठीक करने के लिए 10 पॉइंट इन्होंने बताया। इन्होंने पहला बताया पॉइंट, फिस्कल नियंत्रण किया जाए, फिस्कल कंट्रोल, फिस्कल रेगुलेशन। फिस्कल होता है राजकोष, ये धन, यानी कि सरकारी कितना पैसा जमा हुआ है उसे कहते हैं फिस्कल। तो सरकारी जो भी पैसा जमा हुआ है उसको इन्होंने रेगुलेट करने के लिए कहा। फिर इन्होंने दूसरी चीज़ कही कि सरकारी खर्चों का पुनर्निर्देशन किया जाए, यानी कि सरकारी खर्चों का रीडायरेक्शन किया जाए, उनकी दिशा को बदला जाए। सरकारी खर्चे जहाँ हैं उसकी जगह अब दूसरी जगह लगाया जाए। तो किस जगह लगाया जाए? सरकारी खर्चों को लोगों के हेल्थ पर लगाया जाए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर लगाया जाए, लोगों के खाने पर लगाया जाए। इससे क्या होगा? 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा कि जो इनइक्वलिटी है लोगों के बीच की वो दूर होगी, क्योंकि जब सारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, सारे बच्चे जागरूक होंगे, सारे समझदार होंगे, तो इनइक्वलिटी थोड़ी सी कम होगी। दूसरी बात, इससे एक हाई इकोनॉमिक रिटर्न मिलने की गुंजाइश होती है, यानी कि हमको इसका जो रिजल्ट मिलेगा, हम आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पता चलेगा कि कल वो पढ़ करके और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इसलिए सारी सरकारी खर्चों को इन्होंने मोड़ा, पुनर्निर्देशन किया उसका, किस तरफ? बच्चों की पढ़ाई की तरफ, हेल्थ की तरफ और ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ। सिर्फ बच्चों के ही नहीं, बाकी भी जो लोग हैं, युवा हैं, बूढ़े हैं, उनकी हेल्थ अच्छी हो, वो अच्छा खाएं, अच्छे कपड़े पहने। घरों के लिए भी, जैसा भारत में भी आप देख सकते हैं कि कुछ घरों की योजनाएं हैं, सिविल लाइन कॉलोनीज वगैरह बनने की, वैसी योजनाएं इन्होंने बनाई। तो फिस्कल नियंत्रण हमने बताया कि राजकोषीय रेगुलेशन किया जाए कि राजकोष का कितना पैसा आप कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा रेगुलेट किया। दूसरा, सरकारी खर्चों का रीडायरेक्शन किया। तीसरी चीज़ जो इन्होंने की वो है कर सुधार, यानी कि टैक्स में रिफॉर्म लाए कुछ। तो इन्होंने टैक्स में 2 तरीके के रिफॉर्म लेकर आए। पहला रिफॉर्म लेकर आए कि इन्होंने जो टैक्स बेस है, कर आधार जिसे कहते हैं, कर आधार वो होता है कि जितने आपके इनकम पर आपसे टैक्स लिया जाता है। जैसे हर एक चीज़ पर टैक्स नहीं लिया जाता है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कृषि के लिए जो भी यंत्र खरीदे जाते हैं उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है। कुछ इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन जो इनकम जिस पर आपका टैक्स लिया जाता है उसको इन्होंने ब्रॉडेन किया, उसे बड़ा किया कि अगर हम 5 चीज़ों पर पहले टैक्स ले रहे थे, पहले ज़मीन पर, घर पर टैक्स नहीं ले रहे थे, तो अब उस पर भी लेना शुरू कर दिया। दूसरा, मार्जिनलाइज किया रेट्स को, मतलब रेट्स कम किए, कर आधार बढ़ाया और दर घटाई, ताकि टैक्स हमको उतना ही मिले, ज़्यादा चीज़ों पर टैक्स ले लेकिन रेट कम करें। दूसरी चीज़ उन्होंने की है ब्याज दरों का उदारीकरण।
अब देखिए, आप उदारीकरण से आप बिल्कुल ठीक समझ नहीं पा रहे होंगे। उदारीकरण से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो है, उदार मतलब होता है बहुत अच्छा, ब्याज दरों को अच्छा करना। अच्छा करना नहीं, ब्याज दरों का उदारीकरण मतलब ब्याज दरों का लिबरलाइजेशन, उनको फ्री कर दिया कि ब्याज दर जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं, ब्याज दरों पर कोई रेगुलेशन नहीं रखा। दूसरा, विनिमय दर प्रतियोगिता, इसका मतलब होता है कॉम्पिटेटिव एक्सचेंज रेट्स। जो एक्सचेंज रेट थी उनको बढ़ाया। एक्सचेंज रेट होती हैं जो दो देशों की, जैसे यहाँ पर अमेरिका में डॉलर चल रहा है और भारत में रुपया चल रहा है, तो इनका रेशियो, इनकी वैल्यू का रेशियो, उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। उसे कॉम्पिटेटिव करने की कोशिश की कि एक्सचेंज रेट में हमारी मुद्रा सबसे आगे रहे। दूसरा, व्यापार उदारीकरण, इन्होंने टैक्स ट्रेड को भी लिबरलाइज किया कि कोई भी आए हमारे यहाँ व्यापार करे और हम भी कहीं भी जाएं व्यापार करें। और तीसरी चीज़ कि हम अपने ही देश में कहीं भी व्यापार करेंगे उस पर कोई भी फर्जी टैक्स नहीं लगेगा। फिर एफडीआई का भी लिबरलाइजेशन इन्होंने किया, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे बाहर से आपके देश में कोई अगर पैसा लगा करके बिजनेस करना चाह रहा है तो उस पर इन्होंने जो पाबंदियां थी उसको कम किया। फिर इन्होंने निजीकरण को बढ़ावा दिया, प्राइवेटाइजेशन को। तीसरा चीज़ इन्होंने किया अविनियमन। अविनियमन मतलब आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत ही डिफ़िकल्ट हिंदी का वर्ड है, तो इसे मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन किया इन्होंने। डीरेगुलेशन मतलब चीज़ों के ऊपर अपना रेगुलेशन कम किया, हर जगह पर रोक टोक कम की, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा की। फिर जो प्रॉपर्टी राइट्स थे उसे एकदम सिक्योर किया कि आपकी अगर संपत्ति है तो आपकी ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इन सारी बातों को आप पढ़ के ये चीज़ जान गए होंगे, इसका क्या परिणाम होगा। इसके निम्नलिखित 3 परिणाम निकल के आते हैं। पहला चीज़ तो प्राइवेटाइजेशन होगा। तीसरा, उदारीकरण हर जगह लिखा हुआ है तो आप जानिए उदारीकरण किया इन्होंने, लिबरलाइजेशन। और चौथी चीज ग्लोबलाइजेशन। इनसे जो भी देश जुड़े हुए थे उस समय, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से लोन लिया था या उनकी मदद ली थी, उन सब देशों ने इन 3 पॉलिसीज़ को अपने यहाँ फॉलो कराया। आप देख सकते हैं कि ये सारी पॉलिसी, जैसे कि फिस्कल नियंत्रण, अपने राजकोष की तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ब्याज दरों को इन्होंने कह दिया आप चाहे बढ़ाएं चाहे लोन किसी को कितना भी महंगा दें, किसी को कितना भी बढ़िया या ख़राब दें, उस पर हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे। फिर बाहर से कोई कितना भी इनके यहाँ निवेश करे, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी उसको इन्होंने लिबरलाइज किया, यानी कि डायरेक्ट जितना भी चाहे कोई लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेड में, चाहे जिस तरीके से चाहे ट्रेड कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, ब्याज दरों को इन्होंने फ्री कर दिया, सरकारी खर्चों का। तो इसमें आप देखेंगे ये काम इन्होंने सही किया। और बाकी सारे काम जो आप देख रहे हैं, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा भी कुछ हद तक ठीक लगती है। इसके बाद के जो भी काम दिखाई पड़ते हैं उससे ये लगता है एक तरीके से कि इन्होंने तो फिर वही वाली बात कर दी, कैपिटलिस्ट वाली ही इकोनॉमी फिर लेकर चले आए। इन्होंने बदला क्या? व्यापारों का उदारीकरण मतलब व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो तो एडम्स स्मिथ ने मार्केट इकोनॉमी में बताया ही था। ब्याज दरों का उदारीकरण, कोई कितने भी रुपए पर कोई सामान ले रहा है दे रहा है, कोई रोक टोक नहीं। एफडीआई का उदारीकरण, उसमें भी कोई रोक टोक नहीं। एक्सचेंज रेट्स कॉम्पिटिटिव किया, एक्सचेंज रेट कि हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, एक्सचेंज रेट अपनी बढ़िया करने की कोशिश। एक्सचेंज रेट के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में और पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए।
बाकी चीज़ों से आप ये देख रहे होंगे कि आपको ये समझ में आएगा कि इन्होंने पुराने ही कॉन्सेप्ट को फिर से ला करके रिकॉपी कर दिया मिस्टर जॉन विलियमसन ने। तो इसे इसीलिए कहा जाता है रीबर्थ ऑफ मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म। मतलब इन्होंने पूंजीवाद का फिर से जन्म दे दिया। इसे नियो लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। तो हमने दो चीज़ें आपको बताई कि इन्होंने नियो लिबरलाइजेशन लेकर चले आए। एक तरीके से इन्होंने जो पहले था कैपिटलिज्म वही फिर से इन्होंने कॉपी कर दिया, फिर से वही चीज़ इन्होंने शुरू कर दिया वाशिंगटन कंसेंसस में। इसका परिणाम ये तीन चीज़ तो हुई ही, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कैसे हुई? कोई भी आकर इनके यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। व्यापार को इन्होंने बढ़ावा दिया, कोई भी बाहर से आकर व्यापार इनके यहाँ कर सकता है। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। डीरेगुलेशन से भी व्यापार को ही बढ़ावा मिला, यानी कि टैक्सेज हटाए। बाहर से अगर कोई आ रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेंगे। डी रेगुलेशन से भी बाहरी व्यक्ति के टैक्स हटे। तो बाहरी कंपनी आई डीरेगुलेशन होने से, तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। अब हम इन सारी बातों से समझ सकते हैं कि इन्होंने एक तरीके से कैपिटलिज्म को फिर से जन्म दे दिया, जिससे क्या हुआ 2008 में फिर से आर्थिक मंदी आ गई। जो 1930 में हुआ था वही चीज़ दोबारा हो गया। तो इनका ये मॉडल फिर से फेल हो गया। अब हम देखेंगे चाइना में क्या मॉडल था, क्योंकि जब आर्थिक मंदी आई तो चाइना के ऊपर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा 2008 में। तो चाइना ने ये कॉन्सेप्ट निकाला था कि मेन पॉइंट्स उसके थे। पहले तो आपको कम्युनिस्ट वहाँ की इकोनॉमी वो हमने बताया ही। कम्युनिस्ट से उसने इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कुछ हद तक कर लिया था, मार्केट वगैरह हो गई थी, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी दे दिया काम करने के लिए। लेकिन उन्होंने एक नीति वहाँ पर लाई, निरंतर प्रयोग और आविष्कार। यानी कि जैसे हमारे यहाँ बच्चे नए नए जो है कॉन्सेप्ट्स मैथ के पढ़ रहे हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा मैं ऊपर उठाना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ पर देखते होंगे बच्चे बहुत मेहनत से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, मैथमेटिक्स के नए नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वैसे चाइना ने अपने यहाँ इस बात को बढ़ावा दिया कि हमारे यहाँ के बच्चे ऐसा करेंगे, ये दिन रात लग के पढ़ें ना, लेकिन ये एक काम करें। और वो काम ये करें कि लगातार कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करें, प्रयोग करें और कुछ आविष्कार करें। इससे क्या होता है कि जब नए प्रयोग, नए आविष्कार होते हैं तो मार्केट में नई नई चीज़ें आती हैं और नई नई चीज़ों से इकोनॉमी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने लगाया कि सुधारों के साथ शांतिपूर्ण वितरित विकास, यानी कि कुछ सुधार धीरे धीरे रिफॉर्म करेंगे। सुधार मतलब ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, धीरे धीरे कुछ कुछ सुधार किए। और उसके साथ साथ बिल्कुल पीस के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव डेवलपमेंट, मतलब हर जगह डेवलपमेंट तो किया, लेकिन पूरे पीस के साथ, ना किसी को बताना ना किसी को सुनाना। और उसके साथ साथ थोड़े थोड़े सुधार लेते चले आए और डेवलपमेंट करते चले गए। सुधार कहाँ से आते हैं? आविष्कारों से, नए नए प्रयोगों से। इससे आएंगे सुधार, समय के साथ साथ शांति के साथ अपना डेवलपमेंट। फिर दृढ़ निश्चय के साथ कुछ चुने हुए विदेशी विचारों का भी इन्होंने समायोजन किया, यानी कि जो विदेश के विचार इनको लगे कि हाँ ये ठीक है, ये तो हमारे देश में होना चाहिए, उस चीज़ को भी ये अपने देश में लाए, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ। अपने देश को बिल्कुल बदल नहीं दिया इन्होंने। तो इससे इनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत होती चली गई। जैसे कि इन्होंने देखा कि स्टील के प्लांट लगे हुए हैं विदेश में, तो इन्होंने अपने यहाँ स्टील के प्लांट लगा लिए। इन्होंने देखा कि भाई
सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, मोबाइल बनाने की इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, तो मोबाइल की इंडस्ट्रीज अपने यहाँ शुरू कर दी। इस तरीके से क्या हुआ कि चाइना डेवलपमेंट की सीढ़ियों पर बहुत आगे बढ़ता चला गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा, लोगों ने ऐसा वैसे समझा था कुछ हद तक कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ से एक प्रोटेक्शनिज्म की विचारधारा का उद्गम हुआ, यानी कि संरक्षणवाद। संरक्षणवाद क्या है कि लोग जब अपने ही चीज को बिल्कुल बचाने पर लग जाते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी में किसी और को इंटरफियर नहीं करने देंगे, तो इन्होंने ये चीज की कि अपनी इकोनॉमी में किसी को इन्होंने इंटरफियर नहीं करने दिया, किसी और को अपनी इकोनॉमी में एंटर नहीं करने दिया, अपनी इकोनॉमी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा, संरक्षित करके रखा। तो इस चीज को बाकी देशों ने कॉपी किया, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने जब ये देखा कि मार्केट जब और ऊपर बढ़ी और मार्केट में देखा कि चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इन्होंने इस चीज को भी कहा कि प्रोटेक्शनिज्म ठीक नहीं है। जो भी हमारे पास आइडियोलॉजी है, जैसे चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी थी, चाइना ने उसको अपने यहाँ बचा के रखा, उसको किसी को जानने नहीं दिया कि सब लोग जान जाएंगे तो सब लोग बनाने लगेंगे और फिर हमारी मार्केट खराब होगी। इस आइडियोलॉजी को सारे ही लोगों ने निंदा की। चाइना, ऐसा हम देखते हैं कि आज भी प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करती है, लेकिन वो उतनी अच्छी चीज़ नहीं है। फिर हम आखिरी आएंगे सैंटियागो कंसेंसस पे। सैंटियागो कंसेंसस ये इस प्रकार का कंसेंसस था जो कि मेनली बेस्ड था सामाजिक एवं आर्थिक समायोजन पर, यानी कि सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन या सोशल एंड इकोनॉमिक या सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन, यानी दुनिया भर की जो अच्छी अच्छी नीतियां हैं, सामाजिक भी और आर्थिक भी। यानी कि सामाजिक कोई कुरीति हमारे देश में है, जैसे कि हमारे यहाँ पहले कोई प्रथा थी, मान लीजिए कि दहेज प्रथा है, ठीक नहीं है, तो उसको हमने विदेश से देखा कि विदेश में यहाँ पर ये प्रथा नहीं है, तो उसका भी समायोजन कर लिया। हमने देखा कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है और हमने देखा जापान का बहुत अच्छा है, तो उस चीज़ का भी हमने समायोजन कर लिया। साथ ही साथ आर्थिक कोई नई टेक्नोलॉजी हमने विदेश में देखी बहुत अच्छी है, तो उसका भी हमने समायोजन अपने देश में कर लिया। इस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन का इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया सैंटियागो कंसेंसस में, जिससे सैंटियागो जो चिली की राजधानी है उसने बहुत ही डेवलप किया। तो इसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक का आपने नाम सुना होगा। इसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने अपने यहाँ एक नॉलेज बैंक खोला। वर्ल्ड बैंक ने अपने यहाँ नॉलेज बैंक खोला कि कहीं की भी अच्छी अच्छी नीतियां हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हैं, तो उसको हमारे यहाँ इकट्ठा किया जाए, और उसको अपने यहाँ इकट्ठा किया। इस प्रकार से हमने आपको 3 कंसेंसस दिखाए। तीनों कंसेंसस इस तरीके से के थे जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही पक्ष लिया है। हमेशा हमने ये देखा है कि सारी के सारे ही देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही पक्ष लेते आ रहे हैं। तो अब आखिरी बात पर हम डिस्कस करेंगे कि पूंजीवाद क्या अच्छा है या खराब। ये आप अपने मन से एक बार सोचिए। पूंजीवाद जिसमें हमने बताया था कि एक डॉक्टर, चूंकि उसको पैसा किसी मोटे आदमी से ज़्यादा मिल रहा था, तो उसने गरीब का इलाज नहीं किया, तो देखने में वो बहुत ही ख़राब लगता है। लेकिन पूंजीवाद की भी एक अच्छाई है। पूंजीवाद विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अर्थात जब पूंजीवादी व्यवस्था में हमने हमेशा ये देखा कि डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, चाहे वहाँ आर्थिक मंदी भले आई, अमेरिका में आर्थिक मंदी आई लेकिन बहुत सारी कारें बन गई, सबके पास कार तो हो गई। तो इस प्रकार से पूंजीवाद में विकास बहुत अच्छा होता है। इसीलिए जहाँ भी किसी भी देश की जब इकोनॉमिक पॉलिसी या आर्थिक नीति बनाई जाती है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला समाजवादी भाग होता है और दूसरा पूंजीवादी भाग होता है। समाजवादी भाग इसलिए होता है कि जो
उस देश के या राष्ट्र के जो कमजोर तबके के लोग हैं, कमजोर लोग, वो खुश हो पाए, वो चैन से जी पाए। और पूंजीवादी व्यवस्था इसलिए होती है ताकि हमारे देश की जीडीपी बढ़ सके। जीडीपी क्या होती है इसके बारे में हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे, और पूंजीवादी व्यवस्था से कैसे बढ़ती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और यहीं पर मैं अपने इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। और हो सकता है आपने ऐसा नोट किया हो कि ये जो लेक्चर हो रहा है थोड़ा सा बोरिंग हो गया है लेक्चर, तो ये लेक्चर ही बोरिंग था। इसके बाद आगे अब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, जीडीपी, एनडीपी वगैरह कौन, तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। इस लेक्चर को आप एकदम दवा समझ के पी जाइए, और जैसे ही अगला लेक्चर आएगा बस आप बिल्कुल से इतना आपको आनंद आएगा अगले लेक्चर को देखने में कि आप कहेंगे कि सबसे बेस्ट लेक्चर तो यहीं पर है। तो इसलिए इस लेक्चर को आपको बस, अब आखिरी ऐसा ख़राब लेक्चर है, इसको देख लेना है। इसके बाद से बेसिक इकोनॉमिक्स के अच्छे कॉन्सेप्ट्स आने लगेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बारे में और भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक समरी भी वीडियो बना देंगे जिससे और क्लियरिटी हो जाए। अगर आपको कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप इसको जो है क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। और बस यही बात हम कहते हुए अपनी यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे कि समाजवादी व्यवस्था जो है हमने बताया वो कमज़ोर लोगों को बढ़ाने के लिए होती है। जो गरीब वर्ग है, जैसे कि समाजवादी व्यवस्था से हमारे देश में कोई भूखमरी से ना मरे, कोई आदमी बीमारी से ना मरे, इस सारी चीज़ों को, पोलियो का टीका लगा दिया गया, कोरोना वैक्सीन लगा दी गई, सबके पास अवेलेबल करा दी गई। तो ये समाजवादी नीति है अर्थव्यवस्था की, कि किसी परेशानी के काल में हेल्प हो जाए। और पूंजीवादी नीति ये है कि प्राइवेटाइज कर दिया जीडीपी बढ़ाने के लिए, लेकिन वो कहाँ तक सफल है, कहाँ असफल है, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।